लोकसभा चुनाव जारी है और आज हम हैं बांदा में। बांदा एक ऐसी सीट है जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ इलाका है और बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण सीटों में ये गिनी जाती है। यहाँ से बीजेपी के सांसद आर.के. सिंह पटेल दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनके मुकाबिल हैं कृष्णा पटेल। उनके पति भी यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और मयंक द्विवेदी इस बार में बसपा से यहाँ प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो जो जातिगत समीकरण है वो बड़ा यहाँ पर मौजूद है और देखना होगा कि किस्मत किसकी चमकती है। मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो जानेंगे कि यूपी का मूड इस चुनाव में क्या है। क्या नाम है आपका? उमा पंकज यादव। अरे हमने बात शुरू करी और आपने शुरू कर दिया जुमा केसरी। उमा पंकज क्या खा रहे हैं ये? पंकज कैसा चल रहा है चुनाव? बोल पाएंगे ठीक से? थोड़ा रवा कर लीजिए, हम तब तक इधर से आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? राजेश मिश्रा। यहाँ पे चलन है, सब लोग खाते हैं मसाला जी है? तो चुनाव वगैरह कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। कुछ बदला है, कुछ हवा है, मुद्दे हैं? ना कोई ऐसे मुद्दे नहीं। कोई मुद्दा नहीं। पैसा आ रहा है जेब में? पैसा हम लोगों के कहाँ से आएगा? वो जिनके आना है उन्हीं के आएगा, हम लोगों के नहीं आएगा। 10 साल में सरकार ने ऐसा माहौल नहीं बनाया कि जेब में पैसा आए। माहौल तो बनाया है, किसानों की आय के लिए जो है उन्होंने ठीक किया है। और रोटी रोजगार के लिए? रोजगार के लिए तो कुछ नहीं है। नहीं किया, रोजगार नहीं है इधर। और रोजगार यहाँ क्या है? तो इस चुनाव में कोई प्रत्याशी बात कर रहा है रोटी रोजगार की, आपकी जेब में 4 पैसे आए इसके? नहीं, अभी कोई प्रत्याशी तो नहीं बात कर रहा है, तो केवल अपने उसमें लगा है चुनाव प्रचार में। चुनाव में लगा, गरीबों कोई बात नहीं कर रहा है। गरीबों की कोई बातें नहीं कर रहा है। तो अभी जो आपके मौजूदा सांसद हैं उन्होंने क्या क्या काम कराए हैं इधर? अभी ये जानकारी में हमारे नहीं। आपको मालूम ही नहीं है? नहीं, मिलते हैं सांसद जी आराम से? ना हम मिले ही नहीं, अभी एक बार नहीं मिले। दर्शन नहीं हुए? तो आप जो अब की बार वोट डालने जाएंगे तो क्या देखेंगे उसके बाद वोट डालेंगे? राष्ट्र हित की बात देखेंगे बस। राष्ट्रहित देखेंगे। आपको लगता है कि राष्ट्रहित सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है? जी, राष्ट्र हित ज़्यादा महत्वपूर्ण। उसमें क्या क्या शामिल है, थोड़ा बताओ। अब इसकी बताने में तो मैं असक्षम हूँ। क्यों? जो जानकारी है वो बता दिया आपको। ये जो राष्ट्रहित है इसमें क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं, कुछ बताओ तो सही। अब ये चीज़ नहीं बता पाऊँगा। नहीं बता पाएंगे? जी। सर आपका क्या नाम है? अशोक त्रिपाठी नाम है। त्रिपाठी जी, चुनाव यहाँ पे अब की बार आर.के. सिंह पटेल हैं, कृष्णा पटेल हैं, मयंक द्विवेदी हैं, तो कैसा संघर्ष देख रहे हैं आप? आमने सामने का है कि मयंक द्विवेदी भी कहीं हैं? जो बुद्धिजीवी तबका है वो तो देश हित देखेगा, समाज हित देखेगा। बाकी विभिन्न विचारधारा के लोग रहते हैं, उनका अपना अलग अलग विचार है। कुछ लोग खाने के बाद भी मुकर जाते हैं, तो अब उनकी अलग बात है। बाकी जो है मुद्दा है देश हित और गरीबों का हित, और गरीबों को जिसने ज़्यादा उठाया है उसी को ज़्यादा वोट मिलना है। आपको क्या लगता है किसने उठाया गरीबों को? अरे वर्तमान सत्ता ने उठाया गरीबों को। कैसे? तमाम संसाधन दिया। कोरोना के बाद जो लोगों के अंदर परेशानी उत्पन्न हुई उसमें उनके घर घर खाने के साधन पहुंचाए, जीविका के साधन पहुंचाए। अब सबको तो नहीं रोज़गार मिल सकता। 4-5%, 6% जो सरकारी नौकरी है तो हर को तो नौकरी नहीं मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में हर को तो नहीं मिल सकता, लेकिन कृषि है, तमाम संसाधन है, उसके लिए तमाम सरकार ने संसाधन दिया। फ्री बोरिंग, तमाम ऐसे दिए जो कृषि का जो सबसे बड़ा उत्थान हुआ है। कृषि इस समय हमारे यहाँ पहले जो है 5,000 से 10,000 बीघा उत्पादन होता था, इस समय धान जो है 18 से 25,000
प्रति बीघे की बचत हो रही है। ये जो चमत्कार है ये हुआ कैसे? वर्तमान सरकार से हुआ। सरकार बोने जोतने थोड़े आ रही है। अरे तो उसके संसाधन दिए ना उन्होंने संसाधन दिया, सिंचाई के साधन दिए और बाज़ारों में कंट्रोल किया, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल किया, ऐसी जगहों पे कंट्रोल किया जहाँ पर लोगों को परेशानी होती थी, सीधा माल खरीदने की व्यवस्था कर दी, तत्काल पैसा उनके खाते में देने की व्यवस्था कर दी। उधर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान हैं, ये एमएसपी अभी भी बोल। असल में जो किसान पहले ज़्यादा उठ चुका है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो लोग चाहते हैं सारा कंट्रोल हमारे पास रहे, इसलिए कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो इस विषय में नहीं ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। वो तो अपना ये है कि भाई हमें 5-10 हज़ार मिलता था, आज हमें 25 हज़ार मिल रहा है उत्पादन का, तो उसमें खुश है वो। एक बहुत आंशिक तबका है जो अपना सारा कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है, वो तमाम तरह की विधाएँ उत्पन्न। उसको हम कॉरपोरेट फार्मर बोल सकते हैं। हाँ, वो उद्योग जगत मैंने बताया, मुझे ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं आती है, लेकिन मैंने हिंदी में सर आपको। ये बताइए, आपने अभी जिक्र किया 6-7% जो सरकारी नौकरियां हैं उनका, तो आप देख रहे होंगे कि नौकरियों के लिए भर्ती निकलती है, पेपर होता है और पेपर लीक हो जाता है। अब वो तो देखिए हर सरकार पे रहा है, उसका स्वरूप बदला रहा होगा। पहले डायरेक्ट नौकरी मिलती थी रिश्वत से, अब डायरेक्ट रिश्वत से नौकरी नहीं मिल रही। पहले अब तो कैसे भी नहीं मिल रही। अरे मिल क्यों नहीं रही? जो योग्य लोग हैं उनको मिल रही है, जो पढ़ रहे हैं उनको मिल रही है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको नहीं मिल पेपर रही ही है। लीक हो जा रहे हैं, 9-10 पेपर लीक हो गए। मिल रही है अब नौकरी सिफारिश से नहीं मिल रही, कंपटीशन से मिल रही है। कंपटीशन हो तो सही, हो क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात ये, पेपर तो पहले भी लीक होते थे, लेकिन पेपर लीक होने के बाद सोसाइटी में नहीं पता चलता था कब पेपर लीक हो गया। लेकिन अब तो कम से कम ये पता चला सोसाइटी में कि पेपर लीक हो रहा है। मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूँ और काफ़ी तैयारी की, कई इंटरव्यू दिए, लेकिन नहीं हो पाया, वो लग बाई चांस। लेकिन कम से कम पेपर लीक का अब सोसाइटी में तो समझ में आ रहा है, बच्चों को पेपर लीक हुआ, फिर से उसका पेपर होगा, ये सब चीज़ें तो हो रही हैं। पहले तो ये था कि सीधे करप्शन हुआ, मतलब कि किसी की कहीं से लग गई जुगाड़, उनने पैसा दिया, सीधे नौकरी पा गए, वो चीज़ तो 10 साल की सरकार में ये जो आज की स्थिति है नौकरी को लेकर, इसे आप सही मानते हैं? नहीं, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है, नौकरियां मतलब कि लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनको मिल रही हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो रही धीरे धीरे इस सरकार में। और बेरोजगारी तो जो बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी, अगर आपने पढ़ा लिखा तो सरकारी नौकरी ही बेरोजगारी नहीं है, आपको और भी दूसरे काम धंधे करने पड़ेंगे। और इस चीज़ में तो हमारा क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा हुआ है। जो बुंदेलखंड का युवा है वो जाता है दिल्ली, गुड़गांव में और हरियाणा में, पंजाब में, वहाँ के इंडस्ट्री एरिया में नौकरी कर रहा है, 10-12-15 हज़ार की नौकरी कर रहा है। हाँ, 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा है, लेकिन अब जो योगी जी की आगे की योजनाएं हैं जो इस चुनाव के बाद चालू होंगी, मतलब यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है हमारे बुंदेलखंड रीजन में, इसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर भी बन रहा है, इसके बाद और भी बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, कृषि पे भी, सब चीज़ों पे, तो इससे धीरे धीरे डेवलपमेंट आ रहा है इस एरिया में, मतलब जो हम लोगों ने कभी देखा नहीं था। बांदा स्टेशन टूटा फूटा था, पूरा स्टेशन डेवलप हो गया, पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे यहाँ से निकल गया, आप देखिए चित्रकूट में एयरपोर्ट बन गया, तो सब धीरे धीरे विकास हो रहा है। पानी है पीने वाला गांव तक पहुंचा है। हाँ, अब देखिए, अब ये भाजपा सरकार की देन है। हम लोग छोटे, हम लोग खुद देखते थे, हमारे गांव में लोग 10-10, 5-5 किलोमीटर दूर जाते थे पानी लेने। आज हर घर नीर योजना चल रही है, धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ रहा, हर गांव में हो रहा है। टोटी तक है वो योजना। अब टोटी है तो टोटी पानी भी आएगा, अगर पाइपलाइन पड़ी है तो इस सरकार नहीं देगी तो कोई और सरकार आके देगी, लेकिन टोटी तो लगी कम से कम। लेकिन पहले की औरतें बेचारी 5-5 किलोमीटर दूर जाके पानी तो भी नहीं मिल रहा, लाइन में लगी हैं। और समस्या बरकरार है, बस उम्मीदें हैं। हाँ, समस्या धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब इतना सारा एक दिन में थोड़ी खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी संख्या, पॉपुलेशन, लेकिन चीज़ें सही हो रही हैं अब। बाबूजी क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? गणेश वाजपेयी। बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे चुनाव को लेके, ठीक है? आपकी सरगर्मी चल ही रही है। आप भी अखबार पढ़ रहे हैं, क्या आया है आज नया? अखबार में कुछ नहीं है, वो चुनावी माहौल चल रहा है, तो देखिए आया इंडिया गठबंधन टूटेगा खटाखट। हाँ। अच्छा, ये मोदी जी कह गए हैं, मोदी जी कह गए हैं, होगा यही। इंडिया गठबंधन टूटेगा खटा। ये जो है स्वार्थ के लाभ के चक्कर में लोग बंधे हैं, जुड़े हैं, और स्वार्थ में जो जुड़ा है वो टूटेगा।
तो स्वार्थ में तो ऐसे बहुत सारे लोग बीजेपी से भी जुड़े और हैं। सारे की छोड़िए, बीजेपी के साथ जो आए हुए हैं हाँ, वो अपना भविष्य देख करके आए हुए हैं। उज्जवल भविष्य है। हाँ, इसलिए अपना वो जुड़े हैं, धनंजय सिंह भी आए उज्जवल भविष्य देख के। बिल्कुल आए हैं। जो भी आए हैं जुड़े हैं, हाँ। उनको अच्छा नहीं लगा, दूसरे दलों में टूट करके आ गए। अच्छा, आपने कहा कि ये जो अखबार में लिखा है मोदी जी जो कह के गए हैं ये ठीक है। अभी जहाँ तक बात करें मुद्दों की, इस चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं? लेकिन चुनाव के मुद्दे जो उठ रहे हैं उसमें बहुत कुछ अफवाहों की बातें हैं, आरोप प्रत्यारोप, कोई ये दल उसमें, वो दल इसमें लगा रहा है। मंगलसूत्र, भैंस। वास्तविकता ये है कि बीजेपी ने जितने काम अभी तक किए हैं वो काम आज तक किसी दल ने नहीं किए। जैसे जैसे कि जो है, चाहे आप जो है अंतरिक्ष वाले मामले में हो, सड़क वाले मामले में हो, रेलवे वगैरह के उसमें हो। अंतरिक्ष में तो हमारे यहाँ बहुत पहले आदमी चांद पे भी पहले- पहुँच गया था। कहाँ पहुँच गया? नहीं, चांद पे कभी पहुंचा। पहुँचा। इंडिया के से कोई नहीं पहुँचा। अरे वो कहाँ गए थे राकेश शर्मा? अच्छा, अंतरिक्ष में गए थे। भाई जो है, जो काम किया है वो बेहतर किया है। अच्छा, और इसके अलावा अब इसके अलावा क्या, जितने भी जो है आप भूल रहे हैं योजनाएं अभी कुछ? चल रही हैं। अभी भूल रहे हैं। क्या? अरे मंदिर भी तो बनवाया है। राम मंदिर है, वो भी उपलब्धि है। राम मंदिर है, धारा 370 है, ये भी देन जो है भाजपा की ही है। याद दिलाया मैंने आपको। हाँ, ये किसी की देन नहीं, ये भाजपा की ही देन है। अच्छा, ये र्यूमर उड़ा रहे हैं कि योगी बाबा को चुनाव के बाद में दिल्ली ले जाए। अरे ये सब अफवाह है, ये चुनावी हथकंडे हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो क्या माहौल यहाँ देख रहे हैं? द्विवेदी जी भी हैं हाथी से। वो बीजेपी ही यहाँ आगे आएगी और कोई नहीं आ पाएगा। और कोई नहीं आया? और कृष्णा पटेल वगैरह वगैरह कुछ नहीं? वो सब नहीं। आपका क्या नाम भैया? जी, मेरा नफीस मोहम्मद सारिक है। क्या काम करते हैं? मैं इस समय बाहर रहता हूँ। मेरी विधानसभा ये वो लोकसभा यहाँ का नहीं हूँ, मैं चिल्ला का रहने वाला हूँ। चिल्ला कहाँ पड़ता है? ये इधर आगे है, 40 किलोमीटर दूरी पे कानपुर आपकी लोकसभा कौन सी है? तिंदवारी। महोबा। हमीरपुर महोबा तिंदवारी। उधर क्या चल रहा है? उधर कोई साइकिल में है, कोई बीजेपी में है, बस यही चल रहा है। अब क्या लगता है आपको? ज़्यादा मैं यहाँ रहता नहीं, मैं ज़्यादातर कलकत्ता में रहता तो वोट तो देंगे ना? हूँ। हाँ, वोट इस बार दूँगा मैं। वोट देंगे। हाँ हाँ, आपको कैसी सरकार चाहिए? हमें सरकार चाहिए विकास वाली, जो मतलब गरीबों के बारे में सोचे, और जो लड़के MA BA BEd वगैरह ITI वगैरह किए घूम रहे हैं उनके भविष्य के बारे में सोचे, जो रेलवे में जॉब आती है। और बस ऐसे सरकार चाहिए। और ये जो पेपर लीक होता है, सत्ता में इन्हीं लोग बैठे हैं, ऊपर से नीचे तक लीक कैसे हो जाता है हम खुद नहीं पता पा रहे। लोगों का भविष्य खराब हो गया। लोग भी तो वो जो जुड़े हुए लोग हैं वही लीक कर देते हैं। ये, लेकिन ऐसा ना होना चाहिए। ये जो बेरोजगारी है आपको भी लगता है बहुत बड़े स्तर पे? बहुत बड़ी स्तर पे है। हम लोग कलकत्ता में जाते हैं, जो पहले जैसा धंधा नहीं रहा। एक शर्ट की कीमत जो 250-200 रुपये बेचते थे, आज उसकी कीमत जो है अमूमन 350 है, GST लगा करके। कभी कभी माल भी लाते हैं तो 400 की पड़ती है। उतना अच्छा नहीं, मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा जैसे पहले मिलता था। और उधर ऑनलाइन वाला बढ़ गया है। ऑनलाइन वाला भी बढ़ गया है। वो जो फिकरनेट जो है, अमेजोन वगैरह जो चल रहे हैं, उनमें क्या है, उसमें क्वालिटी नहीं रहती है, लेकिन इंसान को पहनने से मतलब है। अच्छा, आप कह रहे थे विकास की बात। विकास तो यूपी की और केंद्र की सरकार ने भी बुंदेलखंड में खूब किया है। क्या क्या हुआ है आपके यहाँ? अभी तो जैसे मेरे नज़र में एक्सप्रेस में है, और यहाँ विकास ज़्यादा मैं यहाँ घूमा नहीं अभी तक। क्या लगता है आपको करंट किसका है इधर? इनके बनाए हुए नहीं, माननीय नसीमुद्दीन जी ने बनाया था, पहले का बना हुआ है। पहले के बनाए थे? लेकिन उद्घाटन ब्रजेश प्रजापति ने किया था, अच्छा, जो भाजपा में थे उस समय। पीछा कोई काट गया। इतना कोई काट गया, काम दूसरा हो गया। अब क्या लगता है किसकी हवा दिख रही है? भाई हम तो क्या बताएं, इस समय जो है समझ में नहीं आ रहा। वोटर साइलेंट है। आप बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वोटर साइलेंट है।
आप यकीन ना करेंगे, आप किसी से भी पूछिए, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। हम आपसे कह दें कि हम फलानी को देंगे, मतलब फलाने की हवा ज़्यादा रफ्तार है, लेकिन जो पहले जैसे प्रधानमंत्री जी की हवा थी वो लो हो गई है, और अखिलेश वगैरह की भी हवा लो हो गई है, उतना ज़्यादा यहाँ नहीं है। उनकी तो पैसे ही लो थी 10 साल से। हाँ, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। ये नहीं समझ में आ रहा, जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं कि ज़्यादा किसकी है, हम अपने घर में पूछे तो वो भी नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना है। ये बता रहे हैं भाई साहब, मोदी जी की हवा लो हो गई है। देखिए, सबकी अपनी सोच है। ये जो बोल पा रहे हैं ये लोकतंत्र के कारण बोल पा रहे हैं, क्योंकि अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता को बोलने का अधिकार है, तो ये अपने विचार रखने में स्वतंत्र हैं, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं और उसकी अपनी आज़ादी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको मत देने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान हमें प्रदान करता है। तो भाई साहब की जो सोच है वो है, उन्होंने व्यक्त की, मीडिया में कोई दिक्कत नहीं। आपको किसकी हवा लग रही है? भाई साहब, मुझे तो विकास की हवा लग रही है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का भी विकास हुआ है, राज्य का भी विकास हुआ है, और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख ही रहे हैं कि भारत अपने देश, जो हमारा देश है, पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो निश्चित रूप से हम राष्ट्रवाद की तरफ हैं। ये बताइए कि जो विश्व गुरु बनने के बाद की स्थिति है वो क्या होगी, क्या क्या बदलाव आएंगे? विश्व गुरु बनने का मतलब, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि महाशक्ति बनने की बात मैं कर रहा हूँ। जहाँ पर हमारा देश भ्रष्टाचार में अग्रणी माना जाता था, आज के समय में भ्रष्टाचार न्यूनतम हो गया। जैसे उसका उदाहरण आप देखेंगे, आप पूछेंगे कि भाई कैसे न्यूनतम हो गया, तो मैं एक व्यापारी हूँ, पेशे से व्यापारी हूँ और आयकर प्रदाता भी हूँ। तो देखते थे कि पहले इनकम टैक्स वगैरह के लिए हमें अधिकारी के सामने जाते थे, वकील सेटिंग करते थे या कुछ होता रहा होगा। अब फेसलेस व्यवस्था आदरणीय मोदी जी ने कर दी है। अधिकारी को नहीं पता वो एसएससी कौन है जिसके केस को असेसमेंट कर रहे हैं, और उस एसएससी को नहीं पता कि कौन अधिकारी है जो मेरा असेसमेंट कर रहा है, हिंदुस्तान के किसी कोने का भी हो। तो जब एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहे हैं तो वहाँ पर भ्रष्टाचार की संभावना ना के बराबर हो। तो रहा कि इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ और व्यापार टैक्स से जुड़ा हुआ मामला, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो जिले में तैनात हैं, उनके भ्रष्टाचार पर क्या कहेंगे? भाई साहब, ब्यूरोक्रेट्स और भ्रष्टाचार ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो भ्रष्टाचार बनना चाह रहा है तो वो आपदा में अवसर खोज लेता है, जिसे कहा गया। तो मैं समझता हूँ ये व्यक्ति की अपनी मानसिक सोच है कि उसे किस तरीके की कमाई चाहिए। पर्याप्त वेतन आयोग चल रहा है, अच्छी सैलरी लोगों को मिल रही है। लेकिन इससे जनता तो प्रभावित होती है ना? नहीं, जनता प्रभावित होती है, पर जनता को प्रभाव कम करने के लिए, बचने के लिए अब जैसे पोर्टल मुख्यमंत्री जी ने सीएम पोर्टल चालू किया है। आपको चाहे किसी से भी समस्या हो, उसके भी रास्ते खोज लिए हैं लोगों ने। भाई साहब, रास्ते तो बहुत हर चीज़ के खोजे हुए हैं। इंडिया में जितने वैज्ञानिक हैं उतने कहीं नहीं हैं। पहले समस्या आती है, फिर समाधान पहले आ जाता है, समस्या बाद में बस आती है। यही तो बात है कि जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो समाधान पहले होना चाहिए, जहाँ समस्या क्रिएट हो रही है उसका समाधान भी होना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा। आप जो कह रहे हैं वो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, मैं लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ। चीज़ें होती हैं, समय लगता है। भारत एक जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा राष्ट्र है, तो ये भी होगा जो आप बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अभी 10 साल हुए हैं, थोड़ा समय और दीजिए, ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी। बांदा में अभी और क्या क्या काम होने बाकी है? देखिए, सबसे पहले तो बांदा की जो रिंग रोड है वो थोड़ा सा बची है कंप्लीट होने के लिए, लगभग पूरी कंप्लीट हो गई है, पेंडिंग काम था। उसके अलावा बांदा में जो सबसे बड़ा काम जो हुआ कि बांदा को दिल्ली से कनेक्ट कर दिया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से। अभी उसमें डिफेंस कॉरिडोर है, वो बनना है। तो जो एक कहते नहीं कि बेरोजगारी की जो समस्या, मैं नहीं मानता बेरोजगारी की समस्या है, कि बिल्कुल नहीं है ये नहीं कह सकता मैं, पर जो व्यक्ति वही कहेगा मैं बेरोजगार हूँ जो गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहता है। जो आपने भ्रष्टाचार शब्द कहा, ये जड़ों तक बसा हुआ है अपने देश में, और उसके कारण लोग कहते हैं हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और वही आदमी कहते हैं हम बेरोजगार हैं। प्राइवेट जॉब करने वाला जो व्यक्ति कम पैसे में भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, क्यों करेगा? जब वो काबिल है तो कम पैसे में पालन पोषण क्यों करेगा? अगर वो काबिल है तो उसका गवर्नमेंट जॉब में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। भाई साहब, मैंने ऐसे जानने वाले मेरे हैं कई लोग जो एक व्यक्ति के 3 पोस्ट में सिलेक्शन हुए, और अल्टीमेटली उसको एक जॉब में जाने की चॉइस मिली कि मुझे एक जॉब में जाऊंगा, 2 को मैंने सरेंडर किया। तो मेरा कहने का भाव यह है कि व्यक्ति अगर व्यापारी बनना चाहे, मुद्रा लोन की व्यवस्था आ गई है, बड़े आसानी से बिना मॉर्गेज के आपको लोन मिल जा रहा है। आप किसानी करना चाहते हैं तो आपको सब्सिडाइज रेट पर ट्रैक्टर मिल रहा है, सब्सिडाइज रेट पर आपको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं। आप फार्मिंग भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर सकते हैं, यदि आपके पास ज़मीन नहीं है तो भी। मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं, स्टार्टअप प्रोग्राम चला रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, तो
असर आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आपकी बात सही है, पर क्या है कि ये आयुर्वेदिक औषधि है, धीरे धीरे करके असर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो ये जो व्यवस्थाएं बदली हैं उनमें थोड़ा समय लगेगा, और जो चुनाव है वो किधर जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो चुनावी सरगर्मियां हैं इसी तरह के चौक चौराहों पे आपको सुनने को देखने को मिल जाएंगी।